होप सबसे बड़ी तोप है। एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जानकारी के ऊपर। तो आज हम नवंबर 2017 के अंदर हुए यूजीसी नेट के राजनीतिक विज्ञान का पेपर हल करेंगे और देखेंगे कि कितना आसान लेवल का था ये पेपर और या कठिन लेवल का था। तो ये पेपर हमारे आने वाले पेपर के लिए भी यूज़फुल हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। पहला क्वेश्चन इस प्रकार था। यह कथन है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र उग्र मैकियावेलीवाद का उदाहरण है। इसकी तुलना में मैकियावेली का प्रिंस अहानिकारक है। तो ये अवधारणा किसने कही थी? तो ये कहा था मैक्स बेवर ने कहा था ये। प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? तो न्याय जो प्लेटो के अनुसार था, उन्होंने ये एक बात कही थी कि एक व्यक्ति एक कार्य एक वर्ग का कर्तव्य है। इन्होंने कहा था कि जो अपना कर्तव्य का निर्वहन करना ही न्याय है और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करना वही न्याय है। तो तीसरा क्वेश्चन जो असर्शन और रीजनिंग से संबंधित था। ऑक्सफोर्ड का कहना है कि हॉब्स अंग्रेजी बोलने वाले लोगों में पैदा होने वाला सबसे महान राजनीतिक चिंतक है। कोई अन्य चिंतक उसके दार्शनिक आधार या विचार की स्पष्टता की बराबरी नहीं कर सकता। तो ये ऑक्सफोर्ड ने कहा था ये। तो ये कहीं ना कहीं सही बात है, ऑक्सफोर्ड का जो कहना था। तो ये ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हीगल का द्वंद्वात्मक विधि थी। तो हीगल की जो द्वंद्वात्मक विधि थी वो तो वो राजनीति विज्ञान का निर्माण करना ये नहीं था। ज्ञान की दार्शनिक विधि को स्वीकार करना ये भी नहीं था। इस बात पर बल देना कि प्रकृति विज्ञान की विधियां तथा सामाजिक विज्ञान की विधियां एक समान है, ये भी नहीं था। तो ये था प्रतिवाद की समस्या को सुलझाना। जो वाद प्रतिवाद और संवाद का कॉन्सेप्ट जो हीगल का था, उसके जो प्रतिवाद की समस्या को सुलझाना ही द्वंद्वात्मक विधि का उदाहरण था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इस प्रकार है। तो किसने युवा मार्क्स और वृद्ध मार्क्स के बीच अंतर किया? तो ये जो युवा मार्क्स और ओल्ड मार्क्स के बीच जिन्होंने अंतर किया है वो है अल्थ्यूजर। इन्होंने यंग मार्क्स और युवा मार्क्स और वृद्ध मार्क्स के बीच अंतर किया है। ग्रामसी ने फासीवाद की विशेषता बताई है। तो जो ग्रामसी ने फासीवाद की विशेषता बताई है वो निष्क्रिय क्रांति के रूप में बताई है। और ग्रामसी का हमें कॉन्सेप्ट याद रखता है। इन्होंने हेजेमनी का कॉन्सेप्ट दिया था और इनकी जो बुक थी वो थी ऑन प्रिजन नोटबुक, जो इनकी बुक थी। और जो इन्होंने हेजेमनी का कॉन्सेप्ट दिया है, इनके अंदर इन्होंने बताया जो हेजेमनी स्थापित की जाती है प्रभुत्व वर्ग द्वारा, जो वहाँ के लिटरेचर होते हैं, वहाँ के कल्चर के ऊपर प्रभाव डाल के ऐसा बना दिया जाता है कि वही सच्ची सुप्रीम है। तो इसके आधार पर हेजेमनी क्रिएट कर ली जाती है उच्च वर्ग के द्वारा। तो इनका कॉन्सेप्ट था हेजेमनी का। और ये भी असर्शन और रीजनिंग का कॉन्सेप्ट है। गांधी भौतिक सभ्यता के आलोचक थे, सही बात है, वो मैटेरियलिस्टिक सभ्यता के आलोचक थे। वह विशेष रूप से औद्योगिक क्रांति को पसंद नहीं करते थे, ये बात सही है, गांधी जी नहीं पसंद करते थे। वो चरखा पे बल देते थे और हाथ से जितना काम हो सके उसके ऊपर बल देते थे। उनका विश्वास था कि औद्योगिक क्रांति गहरे मूल्यों को नष्ट कर रही है। तो ये बात भी कहीं ना कहीं सही थी। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है। रॉय रैलिन बहस किसके इर्द गिर्द है? एम एन रॉय और जो रैलिन की जो बहस है वो मुख्य रूप से औपनिवेशिकवाद के ऊपर, इन दोनों का जो बहस है ये उसके ऊपर आधारित है। विमर्शीय लोकतंत्र है। तो विमर्शीय जो लोकतंत्र है वो एक सिद्धांत है जो उदारवादी लोकतंत्र के सदृश ढांचे को प्रमार्जित करने पर ध्यान देता है। तो ये जो उदारवादी लोकतंत्र से संबंधित एक विमर्शीय लोकतंत्र है। तो इसका विमर्शीय लोकतंत्र है जो उदारवादी लोकतंत्र से संबंधित रखता है। तो 10वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं। व्यवहारवादी अकाल्पनिक क्यों था? व्यवहारवादी जो आंदोलन था या फिर जो व्यवहार विचारधारा है वो अकाल्पनिक क्यों है? क्योंकि वह सर्वसम्मति प्राप्त करने में अक्षम है। बहुत सारी विचारधारा है जो सर्वसम्मति तो किसी विचारधारा के ऊपर बनी नहीं सकती। हर विचारधारा का कोई ना कोई अल्टरनेटिव या कोई ना कोई विकल्प आते ही रहता है। तो ये पहला क्वेश्चन इसका सही है। तो अगला क्वेश्चन असर्शन और रीजनिंग से है। वेबर के अनुसार तुलनात्मक राजनीति को संस्कृति के बृहत्तर ढांचे में समझा जा सकता है और उन्होंने यह कार्य मार्क्स के आर्थिक नियतिवाद के सिद्धांत की धज्जियां उड़ाकर कर दिया। तो ये बात सही है। उनका जो तुलनात्मक राजनीति के बृहत्तर ढांचे में समझा जा सकता है, इन्होंने बात कही थी। और जो मार्क्स का नियतिवाद था उसके धज्जियां उड़ाई है, क्योंकि इस अस्वीकृति के बिना उनका सिद्धांत पूर्णतः अतर्क संगत था। तो जो उनका सिद्धांत था इसी के आधार पे वो आगे बढ़ा था। तो इसका पहला ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। असर्शन और रीजनिंग से रिलेटेड ये 12वां क्वेश्चन भी है।
संस्थागत उपागम से राजनीति के परिदृश्य का खाका तैयार करने में मदद मिल सकती है। सही बात है। इसके द्वारा हम किसी भी जो राजनीतिक परिदृश्य है संस्थागत उपागम के द्वारा हम इसका खाका तैयार कर सकते हैं, क्योंकि उस कार्यकलाप का उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सामूहिक समानता के प्रति स्पर्धी मूल्य में सामंजस्य स्थापित करना है। तो ये बात कहीं ना कहीं सत्य है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 13वां क्वेश्चन। ईस्टर्न के अनुसार कौन सी सदी वैज्ञानिक विधि का युग है? तो ईस्टर्न ने जो कहा था, उन्होंने कहा था जो ये 19वीं सदी है, ये वैज्ञानिक विधि का युग है। अरस्तु द्वारा किया गया संविधान का वर्गीकरण इस पर आधारित है। तो जो अरस्तु जी ने जो संविधान का वर्गीकरण किया था, वो कौन शासन करता है और कौन शासन से लाभान्वित होता है, इसके आधार पर ये आधारित थी अरस्तु की संविधान का वर्गीकरण। तो इसका ए आंसर सही है। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में अर्ध राष्ट्रवादी प्रणाली प्रचलित है? तो जो अर्ध प्रणाली है वो इटली के अंदर भी प्रचलित है और ये कहीं ना कहीं श्रीलंका के अंदर भी प्रचलित है। तो ये डाउटफुल क्वेश्चन था, तो आप एक बार इसको देख लें। मुझे तो कहीं डाउट लगा, क्योंकि श्रीलंका के अंदर भी ये है और ये इटली के अंदर भी है। तो एक बार इसका आप आंसर एक बार अच्छी तरीके से देख लें। किसने इस स्थापित मत को अस्वीकार किया कि ग्रेट ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी अभिजनवादी है तथा इस पर नेतृत्व का वर्चस्व होता है और लेबर पार्टी आंतरिक लोकतंत्र के उच्च मानदंड वाली पार्टी है? तो ये बात कही है रॉबर्ट मैकेंजी ने। रॉबर्ट मैकेंजी का हमें याद रखना है, वो इटली के एक विचारक थे और जब भी अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो समझ लिया जाए कि ये इससे जुड़े हुए हैं। रॉबर्ट मैकेंजी ने ग्रेट ब्रिटेन के ऊपर कंजर्वेटिव अभिजनवादी होने की बात कही है। नौकरशाही सत्ता का प्रकार है? तो नौकरशाही सत्ता का प्रकार है ये सैनिक शासन से संबंधित है। तो 17वें का फर्स्ट आंसर है। यह किस सिद्धांत का मत है? जैसे ही समाज का विकास होगा पूंजीपति लोकतंत्र बन जाएंगे जिसमें मूल्यों का एवं अभिलक्षणों का एक सम्मिलित समुच्चय होगा। तो ये बात कही है आधुनिकीकरण के सिद्धांत ने इस बात पे बल दिया है। वैधता के वेबर उपागम के विकल्प के रूप में वैधीकरण का संकट विकसित किया गया है। तो ये बात कही गई है हैबरमास और ओफे द्वारा। फोर्थ आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यह किसने कहा कि क्रांति का अभिप्राय किसी एक भूभागीय राजनीतिक सत्ता को चलाने वाले किसी प्रभारी समूह का किसी अन्य समूह द्वारा सशक्त आकस्मिक प्रतिस्थापन है? तो ये बात कही है क्रैन ब्रिंटन ने। और ये जब क्रांति की बात आए तो क्रैन ब्रिंटन इससे जुड़े हुए हैं, ये हमें याद रखना है। और ये थेडेस्कॉप फॉल भी कहीं ना कहीं क्रांति की विचारधारा के साथ ही जुड़े हुए हैं। 21वां क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए विकल्प में से सही हमें करना है। तो ये इस प्रकार दिए गए हैं, तो एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हुआ था इन सब के अंदर, स्वराज पार्टी आई थी 1924 के अंदर। और स्वराज पार्टी के बाद आई थी नेहरू रिपोर्ट, जो कि 1928-29 के अंदर आई थी। नेहरू रिपोर्ट जो संविधान सभा बनाने के लिए बनाई गई थी। और उसके बाद कॉमनवेल्थ अवार्ड हुआ था 1931 के अंदर। और फिर उसके बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 के अंदर हुआ था। फिर 1900 ये पूना पैक्ट हुआ था। तो जो इसका आंसर है वो इस प्रकार है, स्वराज पार्टी पहले आई थी। सेकंड वाला इसका ऑप्शन सही है। स्वराज पार्टी पहले आई थी, फिर नेहरू रिपोर्ट, फिर कॉमनवेल्थ अवार्ड, फिर पूना पैक्ट और उसके बाद तीसरा गोलमेज सम्मेलन सबसे लास्ट में हुआ था। निम्नलिखित में से किस दल समूह को कैबिनेट मिशन ने मान्यता प्रदान नहीं की? जो कैबिनेट मिशन थे उन्होंने मान्यता प्राप्त नहीं करी थी, वो सिखों को मान्यता प्राप्त नहीं करी थी। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के क्षेत्र में आते हैं? तो जो 21 के अंदर जो आते हैं वो है शुद्ध पेयजल का अधिकार। और ये याद रखना है, संविधान अनुच्छेद 21 जो है वो आजकल के टाइम बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। इसके अंदर राइट टू प्राइवेसी, राइट टू फूड, राइट टू लिव डिग्निटी लाइफ और कई ऐसे चीज़ें हैं जो जुड़ चुकी है। और ये न्यायिक सक्रियता का सबसे बड़ा एक उदाहरण है अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान का। तो इसके अंदर ये जो ऑप्शन थे इसके अंदर, तो ये ऑप्शन फोर्थ है, जो इसका जो ऑप्शन फोर्थ है इसके अंदर सारे ही सही हैं। आश्रय का अधिकार, अच्छी सड़क का अधिकार, ख्याति का अधिकार और शुद्ध पेयजल का। तो ABCD इसका सही आंसर है। तो ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन से मामले में भारतीय संविधान को आधारभूत ढांचे के मूल तत्व पर विचार
करते हैं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो जो आधारभूत संरचना का विकास हुआ है वो सबसे पहले केशवानंद भारती 1973 के अंदर हुआ है, जिसके अंदर के ये आधारभूत संरचना की बात उभर के आई है। तो और जो एक और सबसे पहले तो यही था। उसके बाद जो जो चीज़ें उसके अंदर महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस मामले में भारतीय संविधान को आधारभूत ढांचे के मूल तत्व का विचार करते हैं, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो जो जो सबसे पहले आया था तो ये केशवानंद भारती है, और उसके बाद इंदिरा गांधी बनाम नेहरू राजनारायण, ये भी उससे जुड़ा हुआ है, और एसपी बनाम जो कि ये जो इंदिरा गांधी वाला और राजनारायण वाला भी इस आधारभूत ढांचे से जुड़ा हुआ है। एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ भी जुड़ा हुआ है, और मिर्मा मिल्स भी, ये भी चारों क्वेश्चन, ये चारों के चारों जुड़े हुए हैं आधारभूत ढांचे के साथ। तो इसका आंसर सेकंड है। भारत के विभागों से संबंधित संसदीय स्थायी समिति के बारे में नियम बनाए गए हैं। तो वो बनाए गए हैं 1989 के अंदर। इसका तीसरा आंसर, निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा एक सीट धर्म के आधार पर है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमें याद रखना है। इसका आंसर सिक्किम है, जिसके अंदर एक सीट धर्म के आधार पर है। ये एक अपवाद है भारतीय संविधान का। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो जो इसमें सुमेलित नियम हमें बताना है। तो जो ये जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम है, कांग्रेस सरकार के अंदर आई थी, इंदिरा गांधी लेके आई थी। संविधान का पुनरीक्षीकरण हेतु राष्ट्रीय आयोग, ये भी सही है। राष्ट्रीय ग्रामीण योजना यूपीए के अंदर आई थी, लेकिन जो ये रेलिंग प्रोग्राम है राष्ट्रीय मुस्लिम सरकार के अंदर नहीं आया था। तो इसका पहला गलत आंसर। निम्नलिखित में से कौन केंद्र राज्य संबंध के विषय में सरकारी आयोग का सदस्य नहीं था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का ही है, क्योंकि सारे सदस्यों को याद करना कहीं ना कहीं मुश्किल है। तो इसका जो आंसर है जीवी रामकृष्ण जो थे, इसके अंदर सदस्य नहीं थे। किस समय भारत के चुनाव आयोग को 3 सदस्य बनाया गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किस समय भारत के संविधान चुनाव आयोग को 3 सदस्य बनाया गया। तो ये 1993 के अंदर भारतीय चुनाव आयोग को 3 सदस्य बनाया गया था। तो अगला क्वेश्चन तीसरा देख लेते हैं, जो कि इस प्रकार है। निम्नलिखित किसान आंदोलन को उनके सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करें। तो सबसे पहले जो आंदोलन हुआ था वो है चंपारण सत्याग्रह, जो 1917 के अंदर हुआ था। उसके बाद बारडोली, जो 1918 के अंदर, इस आंदोलन के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि वहाँ के महिलाओं द्वारा दी गई थी। और उसके बाद तेभागा आंदोलन हुआ है, और फिर लास्ट में सिंगूर आंदोलन जो कोलकाता के अंदर हुआ है। तो 31वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी उपागम का पूर्ववर्ती है। तो इसका पूर्ववर्ती है व्यवस्था उपागम। इसका तीसरा आंसर सही है, और ये मिलान से संबंधित क्वेश्चन था। 32वां देख लेते हैं। तो ये परंपरागत उपागम के साथ जुड़े हुए हैं हेनरी फ्योल। परंपरागत उपागम के साथ जुड़े हुए हैं हेनरी फ्योल, और मानव संबंध के साथ एल्टन मेयो जुड़े हुए हैं। और हर्बर्ट साइमन नीति निर्माण के नियम निर्णय के साथ है, और लोक आवरण सिद्धांत वी ओस्ट्रोम जुड़े हुए हैं। तो इसका 4th आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि इस प्रकार है। निम्नलिखित में से किसने किसी प्रशासक प्रबंधन की विशेषताएं विनिर्देशित की हैं। शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामान्य शिक्षा, विशिष्ट ज्ञान और अनुभव। तो जो ये बात कही है, ये कही है फयोल ने। पहला आंसर इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सहायक एजेंसी का उदाहरण है। जो हेल्पिंग एजेंसी होती है, सहायक, तो ये है लोक निर्माण विभाग, जो कि सरकार की सहायक एजेंसी के रूप में है। नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार दलगत हितों के प्रति पूर्व ग्रह दर्शाता है। तो जो ये है, इसका है संरक्षण नौकरशाही। ये दलगत राजनीति के प्रति पूर्वाग्रह ये दिखाता है। तो इसका आंसर सेकंड है, संरक्षण नौकरशाही। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम में शामिल नहीं किया गया है। तो जो सूचना के अधिकार के अंदर जो शामिल नहीं किया गया है, ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो है सीआरपीएफ, इसको शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि इसके अंदर कई चीज़ें होती हैं, गुप्त रखी जाती हैं, तो इसलिए इसको शामिल नहीं किया गया। और जो सब चीज़ें हैं, जितनी भी एजेंसियाँ, सॉरी, इसके अंदर विकल्प दिए गए हैं, जैसे सीबीआई इसके अंदर शामिल नहीं है, और रॉ भी शामिल नहीं है इसके अंदर, ना ही केंद्रीय सुरक्षा बल। तो जितने भी सुरक्षा बल हैं इसके अंदर सम्मिलित नहीं है। प्रधानमंत्री का कार्यालय पीएमओ इसके अंदर शामिल है, और जितने भी सुरक्षा एजेंसी, क्योंकि इसके अंदर कई गुप्त चीज़ें रखी जाती है, तो इसलिए इसको अभी सम्मिलित नहीं किया गया है
सूचना के अधिकार के अंदर। निम्नलिखित में से किस आयोग समिति ने यह सिफारिश की कि वित्त आयोग वित्त वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक हो? तो ये बहुत ज़्यादा चर्चित थी, जिन्होंने ये बात कही थी, एल के झा समिति थी। इन्होंने ये बात कही थी कि जो हमारा जो वित्त वर्ष होना चाहिए वो 1 जनवरी से लेकर 30 दिसंबर तक होना चाहिए। ये एल के झा समिति द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष के परिशिक्षण द्वारा लोक सेवा हेतु भवी भर्ती किए जाने वालों को तैयार किया जाता है? तो जो ये है, इसका आंसर है प्रवेश पूर्व परीक्षण द्वारा ये तैयार किया जाता है। तो 39वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन से कथन केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में सही है? तो जो केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में सही है वो है, इसकी स्थापना संस्थानम समिति द्वारा हुई थी। सही बात है, 1964 के अंदर इसकी CVC के द्वारा इसकी ये स्थापना की बात कही गई थी। एक संवैधानिक निकाय है, सही बात है, कानून द्वारा स्थापित है। यह अनेक सदस्यों वाला एक आयोग है, सही बात है। यह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के कार्य का पर्यवेक्षण करता है, सही बात है। तो इसका आंसर ABCD चारों ही है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 39वां। 1 मिनट, मैं कहाँ चले गए, मैं 1 मिनट पहुँच रहा हूँ यहाँ पे। 39वां क्वेश्चन जो इस प्रकार है, 39वां होता है, 40वां क्वेश्चन जो इस प्रकार है, असर्शन और से संबंधित है। भारत की संचित निधि पर भरित व्यय संसद के मत के अध्याधीन नहीं है। भारत की संचित निधि पर भरित व्यय संसद के मत के अध्याधीन नहीं है। तो ये बात कहीं ना कहीं सही है। इसका स्वरूप बाध्यकार भुगतान का है। तो ये दोनों बात सही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। निम्नलिखित में से वह कौन सा समुच्चय है जिसका उपयोग खेल सिद्धांत गेम थ्योरी के निर्णय करने वालों के बीच रणनीतिक संवाद का विश्लेषण करने हेतु किया जाता है? तो जो खेल थ्योरी से जुड़े हुए हैं, तर्क और युक्ति मूलकता के कारण ये कहा जाता है ऐसा। तो इसका तीसरा आंसर था। MTCR के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो MTCR जो था वो एक चीन MTCR का सदस्य नहीं है। तो ये बात सही है, इसका सदस्य नहीं है। और भारत इसका सदस्य है। इसका लक्ष्य रॉकेट प्रणाली को सीमित करना है, ये बात भी सही है। पाकिस्तान MTR का सदस्य, ये गलत है। तो जो इसका सही है तो ये पहला भी सही था। इसका चीन MTR का सदस्य नहीं है, सही है ये। और भारत का सदस्य है और ये लक्ष्य रॉकेट प्रणाली को सीमित करने की से जुड़ी हुई है। तो जो इसका आंसर है, इसका पहला आंसर सही है। 43वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन न्यायाधीय युद्ध का एक मापदंड नहीं है? तो जो ये न्यायाधीय नहीं है तो ये आघोषित युद्ध को इसके अंदर माना जाता है। इसका आंसर चौथा है। अमेरिका में किस राष्ट्रपति के कार्यकाल को आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई के दौर के रूप में जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन था डब्ल्यू जॉर्ज बुश के द्वारा, जो उनका शासन हुआ जिसके अंदर 9/11 जैसी घटना हुई थी। तो इस कारण इनको कहा जाता है, इनका जो शासनकाल था वो आतंकवाद के विरुद्ध ही जो भी था। एक ध्रुवीय स्थिति जिसका उल्लेख जॉर्ज W बुश जूनियर ने शक्ति के संतुलन के रूप में किया है, जो हिमायती है। तो जो इन्होंने किया था वो स्वतंत्रता के प्रति हिमायती, जो उन्होंने कहा था वो स्वतंत्रता के प्रति हिमायती था। तो इसका चौथा आंसर था। तो ये मिलान से संबंधित क्वेश्चन था 46वां। तो इसको देख लेते हैं। तो जो एंड्रू लिकेट है वो जनरेटिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स के साथ जुड़े हुए हैं। और जो कार्ल M.F. क्लर्क हैं वो हेजेमनी इन इंटरनेशनल स्टडी के साथ जुड़े हुए हैं। और देख लेते हैं अगला, केनेथ ओए जुड़े हुए हैं दी कॉपरेशन एंड एनार्की के साथ। और टिकनर जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी के साथ। तो इसका ये था थर्ड आंसर, इसका जो मैचिंग का था। निम्नलिखित असर्शन और रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना चाहता है। सही बात है, बनना चाहता है भारत इसका सदस्य है। और भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। तो ये बात भी कहीं ना कहीं सही है, लेकिन जो इसका स्पष्टीकरण है वो कहीं ना कहीं ये सही नहीं कर रहा है। भारत इसलिए थोड़ा बनना चाहता है कि भारत के पास परमाणु शक्ति है, इसलिए वो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनना चाहता है। भारत इसलिए बनना चाहता है कि भारत भी अपनी वर्ल्ड स्तर पे अपनी कुछ भूमिका निभा सके, और जो शांति स्थापित करने के लिए जो विभिन्न देशों की मदद कर सके। इसलिए नहीं कि भारत एक परमाणु संपन्न राष्ट्र है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की स्पष्टीकरण सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि मैचिंग से रिलेटेड है।
तो ये विभिन्न सिद्धांत है जो किसके कार्यकाल में कौन सी आई है, तो देख लेते हैं। निक्सन थ्योरी का संबंध है मित्र राष्ट्रों के साथ भागीदारी द्वारा शांति स्थापित करना। जो निक्सन सिद्धांत है इससे संबंधित था। और जो कैनेडी सिद्धांत है वो लैटिन अमेरिका राष्ट्रों के प्रति विदेश नीति की पहल थी, कैनेडी जी का सिद्धांत। और जो रीगन है, रीगन थे, गोरिल्ला विरोधी आंदोलन का समर्थन किया इन्होंने। और क्लिंटन सिद्धांत, नरसंहार को रोकने हेतु हस्तक्षेप। तो ये इस प्रकार था, इसका चौथा आंसर सही था। निर्गुट आंदोलन, नैम नैम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो नैम था वो था जूलियस न्यूरे। निर्गुट आंदोलन नैम के संस्थापक सदस्य नहीं, इसके सदस्य नासिर टिटो थे और नेहरू जी थे और मिस्र के एमलूर घाना थे, तो ये तो थे नहीं इसके। भारत ने 7वीं नैम शिखर बैठक की मेजबानी की, तो ये सही बात है। 17वीं नैम शिखर बैठक वेनेजुएला में आयोजित की गई थी, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर ये है बी और सी दोनों, तीन ये सही है, तो इसका थर्ड आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन R2P संरक्षण दायित्व 3 स्तंभों का भाग नहीं है? तो जो इसका भाग नहीं है वो है, यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का कर्तव्य है कि वह मानवता के विरुद्ध अपराधों से जनता को संरक्षण करे। तो जो इसका भाग नहीं है, तो ये इस प्रकार था ये क्वेश्चन आंसर। तो ये खत्म हो चुका है। नवंबर 2017 के अंदर ये पेपर हुआ था पॉलिटिकल साइंस का, ऑफलाइन मोड के अंदर। तो ये इस प्रकार था। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और कुछ कमी रह गई है तो आप अपना कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएं क्या कमी रह गई है, मैं उसको अगली वीडियो के अंदर सुधारने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी, इसके लिए बहुत सारा दिल से प्यार, आभार। और अपना नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और अपने देश का नाम रोशन करें, इसी उम्मीद के साथ बहुत सारा प्यार, आभार, धन्यवाद दिल से।